हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में सबसे पहला पार्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है सेकेंड इफेक्ट को हम लोग कहते हैं रिजोनेंस इफेक्ट, या तो इसको हम लोग मेजोमेरिक इफेक्ट के नाम से जानते हैं, रिजोनेंस या तो मेजोमेरिक। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर या तो फिर कैपिटल एन इफेक्ट के नाम से भी जान लीजिए, है ना। तो दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे रिजोनेंस इफेक्ट या तो फिर मेजोमेरिक इफेक्ट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन में आता है, मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हम लोग देखते हैं कि रिजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं किसको। तो सबसे पहले टर्म आता है कि मेजोमेरिक इफेक्ट, है ना, या तो रिजोनेंस इफेक्ट अकर्स इन दो मॉलिक्यूल्स, उसी मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस इफेक्ट होगा जिसमें रिजोनेंस की घटना होगा। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस की घटना होगा उसको कहता है मेजोमेरिक इफेक्ट या तो फिर रिजोनेंस इफेक्ट। क्लियर है ना। इसको हिंदी में ये लिख सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस की घटना होती है तो उसमें मेजोमेरिक इफेक्ट काम करता है। क्लियर। अब रिजोनेंस किसमें होता है वो हम लोग रिजोनेंस में पढ़े थे, या तो फिर हम इसमें भी थोड़ा बहुत हम डिटेल से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, है ना, कि रिजोनेंस किसमें होता है किसमें नहीं होता है। तो देखो दूसरा पॉइंट जो लिखे कि रिजोनेंस इज ए डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन ए मॉलिक्यूल, है ना। रिजोनेंस इज ए डीलोकलाइज का मतलब होता है हमेशा अपना पोजीशन को चेंज करता है। डीलोकलाइज पोजीशन को चेंज करता है कौन? पाई इलेक्ट्रॉन। तब उसी को हम लोग कहते हैं, उसी घटना को कहते हैं रिजोनेंस। हम लोग बेंजीन पढ़े हैं, बेंजीन का ये होता है ना, ये सिंबल जो होता है रिजोनेंस का होता है, रिजोनेंस का ये सिंबल है। ये पाई बॉन्ड हम यहाँ जो रखते हैं, कोई स्ट्रक्चर बुक में या कोई स्टूडेंट डिस्कशन अगर करता सर यहाँ नहीं, हम अल्टरनेट यहाँ पे कर देते हैं। तो दोनों रिजोनेंस इफेक्ट है ना। तो ये तीनों बॉन्ड अपना पोजीशन को क्या किया? चेंज किया। तब उसी को कहता है रिजोनेंस इज ए डीलोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन ए मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को, है ना, चेंज करता है, तब उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोनेंस कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को, कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन? तो लिखना किसी भी मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को चेंज करता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? रिजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। क्लियर। इसे हम लोग रिजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, या रिजोनेंस उसी में होता है, उसी में उसी मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस की घटना होता है जिस मॉलिक्यूल्स में पाई बॉन्ड अपना पोजीशन को चेंज करता है। तो सिंपली वर्ड हम लिख सकते हैं कि जिस मॉलिक्यूल्स में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को चेंज करता है, तब हम उसे रिजोनेंस कहते हैं। ठीक है। अब कहता है इसका कैरेक्टर कैसा होता है रिजोनेंस मॉलिक्यूल्स का, है ना, इसका प्रॉपर्टीज क्या शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला क्या है देखो उसकी घटना कहता है प्लेनर मॉलिक्यूल्स, मतलब जो मॉलिक्यूल प्लेन पर होता है उसमें रिजोनेंस की घटना होगा। क्लियर। सबसे पहला कंडीशन मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, है ना। दूसरा पोजीशन ऑफ एटम एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर फिक्स्ड, मतलब एटम और सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड अपना पोजीशन को नहीं बदलेगा, है ना। पोजीशन ऑफ एटम, कोई भी मॉलिक्यूल में सिग्मा इलेक्ट्रॉन और एटम अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है ना। हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़े थे। आइसोमेरिज्म में क्या था? एटम्स या कोई भी चीज, है ना, अपना लोकेशन को, बॉन्ड अपना पोजीशन को चेंज करता था, उसको आइसोमर कहते थे। लेकिन इसमें कहता है पाई बॉन्ड और डीलोकलाइज लोन पेयर, जो अपना पोजीशन को चेंज करता है उसको डीलोकलाइज लोन पेयर
क्या करता है, चेंज करता है, मतलब इसमें पार्टिसिपेट सिर्फ कौन करता है, तो पाई बॉन्ड और डीलोकलाइज लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, क्लियर, और कुछ नहीं करेगा, बस पाई बॉन्ड और लोन पेयर भी कैसा, डीलोकलाइज किसको कहेंगे, जो पाई बॉन्ड के कंजुगेट आता है ना, वो आगे हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, क्लियर। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल्स हमेशा प्लेनर में होता है, दूसरा रिजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड और एक टर्म अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तीसरा पॉइंट में आते हैं पाई बॉन्ड और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन को चेंज करता है, तीसरा चौथा पॉइंट में आता है एटम मस्ट हैव पी एंड डी ऑर्बिटल, है ना, मतलब एटम जो होता है पी और डी ऑर्बिटल में होता है, ऐसे ऑर्गेनिक में हम लोग पी को पढ़ते हैं, ऐसे है ना इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाता है थोड़ा सा, तब उसमें डी मॉलिक्यूल से आता है, तो हम लोग सिंपल लिख दिए पीपी भी कर सकते हैं या पीडी भी कर सकते हैं, ऑर्बिटल होता है जो आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, क्लियर, पैरेलल आएगा, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल आएगा तभी उसी को हम लोग कहते हैं कंजुगेट, क्लियर। तो एटम कहता है हमेशा पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल में होता है, एटम हमेशा पी या तो डी ऑर्बिटल में होता है जो आपस में समानांतर होता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कंजुगेट कहते हैं। इस लास्ट पॉइंट में चौथा पॉइंट में पांचवा पॉइंट में आता है कि रिजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टीज को नहीं करता है, मतलब ये जो है हम ये कंप्लीट नहीं लिख बता सकते हैं, ये प्रॉपर्टी बेंजीन को नहीं बता सकता है पूरा, क्योंकि ये दोनों जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा है डू नॉट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब इस बेंजीन मॉलिक्यूल का पूरा प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी नहीं देगा। कोई कहेगा सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का लंबाई जो होता है लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम होता है और डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रम होता है, तो ये गलत है ना, ये गलत है। देखो यहाँ पर वही बॉन्ड को कितना लिख लिए डबल बॉन्ड, यहाँ 1.34 हो गया और यहाँ हो गया 1.54, तो किसको हम लोग सही करेंगे किसको गलत करेंगे, ये दोनों सही, तो वही कहता है इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। हम जानते थे कि सिंगल बॉन्ड की लंबाई कितना होता था, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो वही कहता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं करता है, जानकारी नहीं देता है प्रॉपर्टीज के बारे में। और लास्ट पॉइंट लिखिए नियर नॉर्मली रिजोनेंस द डिक्रीज, मतलब कम कर देता है पोटेंशियल एनर्जी को जब कम करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्लियर। वही बात है इसमें, तो कहता है कि जितना भी जो मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस की घटना होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, मॉलिक्यूल्स विल बी स्टेबल, जितना एनर्जी कम होगा। तुमको बताएं है ना कि सिंपल एग्जांपल समझ में आ सकता है कि बच्चा पूरा दौड़ रहा है पूरा एनर्जी के साथ दौड़ता है और फिर कस के करना शुरू कर देगा, तब क्या होगा, उसका मतलब एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था तो दौड़ रहा था और जब लॉस हुआ तो आराम से बैठ जाएगा, स्टेबल हो गया, फिक्स हो गया, तो ही आता है पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ता घटता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये था हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिए, इसके बाद इसको हम लोग कहते हैं कि किस किस मॉलिक्यूल्स में रिजोनेंस की घटना होती है, टाइप ऑफ रिजोनेंस लिखते हैं, इसको थोड़ा सा लिखना है तो लिख सकते हैं या तो आप लोग वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें है ना। हिंदी में बल्कि लिखा दिए हैं पूरा, इसमें लिखा दिए क्या चीज कि रिजोनेंस जो होता है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है मॉलिक्यूल का है ना, मॉलिक्यूल का कि गुण के बारे में वर्णन नहीं करता है। कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल या आयन के गुण के बारे में जानकारी नहीं देता है। और लास्ट पॉइंट क्या है कि रिजोनेंस जो होता है तो रिजोनेंस का या रिजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स का या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसका बनाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, और स्टेबिलिटी अस्थायी उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, कम हो जाता है। तो हम लोग आते हैं रिजोनेंस इफेक्ट में,
हम लोग पढ़ते हैं कि किस किस में रिजोनेंस की घटना होती है, टाइप ऑफ रिजोनेंस लिखते हैं। द टाइप ऑफ रिजोनेंस सिंपल टर्म, ये सबको याद नहीं करना है, ऐसे तो लिख देते हैं, है ना। चलो देखते हैं, टाइप ऑफ रिजोनेंस लिखो, टाइप ऑफ रिजोनेंस, क्लियर, टाइप ऑफ रिजोनेंस, टाइप ऑफ रिजोनेंस, टाइप ऑफ रिजोनेंस में सबसे पहला पाई कंजुगेट होगा, पाई कंजुगेट होगा, क्लियर। दूसरा होगा पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर का कंजुगेशन, दूसरा पाई बॉन्ड विथ लोन पेयर कंजुगेट, तीसरा होगा पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है ना, लेकिन इसके पास होगा विथ इम्पटी और वाइटर, सब बता देते हैं क्या चीज, खाली पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस की घटना होगा, जब तक उसके पास सिंपटी और वाइटर नहीं होगा, है ना, और वाइटर नहीं होगा तब रेजोनेंस की घटना नहीं होगा। पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज, या लिख सकता है इम्पटी और वाइटर, है ना। पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ क्या होगा, इम्पटी और वाइटर, है ना, ये दोनों जरूरी है, क्लियर। अब तुम कहेगा इसमें CH2 सर डबल बॉन्ड कर दिए, CH और NH3 पर प्लस रिजोनेंस होगा, इसमें नहीं होगा, नहीं पॉसिबल है ना, इसमें नो इम्पटी और वाइटर, नो इम्पटी और वाइटर, क्लियर है ना, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड पे पॉसिबल नहीं था, नाइट्रोजन यहाँ 4 बॉन्ड बना चुका है, तो नाइट्रोजन का जब तुम प्लस चार्ज लिखेगा इलेक्ट्रॉन 6 हो जाता है ना, तो इसका 1 ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट में जब तुम लिखेगा तो 1s2 2s1 और 2p3 बॉन्ड कहाँ बनाएगा, 4 बॉन्ड बना चुका है, बताओ तुम खुद, ये 5वां बॉन्ड अब कहाँ से बनाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। मैक्सिमम कोवैलेंस नाइट्रोजन का 5 नहीं होता है, 4 होता है, तो ये केस नहीं होगा, है ना। तो आते हैं इसमें पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेट है, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस में, आते हैं इसी में पाई बॉन्ड कंजुगेट, इसको मिटाते हैं, है ना, लिखना था वीडियो बैक करके या लैपटॉप करके लिख लें। तीसरा, चौथा पाई बॉन्ड कंजुगेट विथ नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज या इम्पटी और वाइटर कंजुगेट, क्लियर। पांचवा पॉइंट में क्या होगा, पाई बॉन्ड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंजुगेट। नेक्स्ट पॉइंट में और आएगा, है ना, तो को थोड़ा सा बताते हैं कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर, है ना, एक एटम पे लोन पेयर रहेगा और इसके पास यदि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इम्पटी होगा और वाइटल होगा, तो दोनों एडजेसेंट एटम पर होना चाहिए, और वाइटल दोनों एडजेसेंट एटम पे। छठा पॉइंट में करता है पाई बॉन्ड, है ना, पाई बॉन्ड एडजेसेंट विथ पॉजिटिव चार्ज, कहीं कहीं ये भी लिख देता है कि प्लस एंड
माइनस नेगेटिव चार्ज एट एडजेसेंट पोजीशन। एडजेसेंट पोजीशन मतलब दोनों एडजेसेंट होना चाहिए। पाई बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज है ना, पाई बॉन्ड एडजेसेंट विथ पॉजिटिव चार्ज और प्लस और माइनस चार्ज जो होगा एडजेसेंट पोजीशन पे होगा। तो ये सब होगा। देखो सिंपल टर्म, ज्यादा इसको याद रखना नहीं। देखो एक पाई बॉन्ड कंजुगेट में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट किया है, लोन पेयर आया है, लोन पेयर के साथ पॉजिटिव चार्ज आया है जिसमें इम्पटी ऑर्बिटल का होना जरूरी है ना, ये नेसेसरी है दोनों में कोई। उसके बाद दोनों में कोई एक नहीं, प्लस होता हो उससे कोई टेंशन है, लेकिन इम्पटी होना जरूरी है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज और उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, बस इतना ही तो है। तो देखो सबसे पहला खुद ये कंजुगेट में पार्टिसिपेट किया कौन, पाई बॉन्ड खुद आएगा, दूसरा पाई बॉन्ड के साथ ये आएगा, तीसरा इसके साथ आएगा, चौथा इसके साथ आएगा, पांचवा इसके साथ, 5 हो गए है ना। बस पाई लोन पेयर, पाई पॉजिटिव या इम्पटी, पाई नेगेटिव और पाई अनपेयर। उसके बाद क्या था, लोन पेयर के साथ पॉजिटिव एडजेसेंट पे होना चाहिए, क्लियर, और पॉजिटिव नेगेटिव एडजेसेंट पे होना चाहिए। उसको याद करना कुछ नहीं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अनपेयर्ड, बस। तो पाई बॉन्ड सबके साथ कंजुगेट, खुद के साथ भी और सबके साथ। तो पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई अनपेयर्ड हो गया। पहला पाई, दूसरा पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई अनपेयर्ड है ना, और एक बचा पाई लोन पेयर, 5। पाई लोन पेयर, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई अनपेयर्ड हो गया। और उसके बाद लोन पेयर पॉजिटिव या इम्पटी ऑर्बिटल एडजेसेंट, नीचे एडजेसेंट प्लस माइनस एडजेसेंट, तो ये रहेगा तो रेजोनेंस की घटना होगा, क्लियर। और उसमें तो सबसे पहले बता देते कि कैरेक्टर में इसका है ना पोजीशन जो रहता है कैसा, प्लेनर एटम हमेशा होगा, क्लियर। इसको लिख लो मॉलिक्यूल्स में फास्टली और मिटाते हैं। 1 मिनट का टाइम लेते हैं, जल्दी फास्टली करो। क्लियर, मिटाते हैं। एक क्वेश्चन एक दो करते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना एकदम आराम से है ना। बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको मालूम है, फार्मूला जो होता है C6H6 होता है ना, एकदम आराम से समझना है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा सब क्वेश्चन जल्दी है ना। टीचर लोग भी कहते हैं कि गलत है। बेंजीन लोग है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 होता है, क्लियर। हम एक स्ट्रक्चर और बेंजीन का देखो इतना इससे बन पॉसिबल है। C6H6 कितना कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन है ना। ये और ये दोनों रेजोनेंस है ना, दोनों ये एंड ये, क्लियर। दोनों C6H6 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। R कर रहा है आपस में, R ऑप्शन ए रेजोनेंस R या बोथ R रेजोनेंस है ना, या फिर लिखते हैं रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर R, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बी में आइसोमर्स, आइसोमरिज्म को शो करता है। सी बोथ और डी
नन। कौन होगा? ये दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर शो करेगा, ट्रिलियन से शो करेगा कि आइसोमर से शो करेगा, है ना? चलो क्लियर बनाओ। दूसरा एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं। चलिए देखिए इसमें पहला क्या हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोले। कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं किसको? तो कहता था उसमें पहला पॉइंट था कि प्लेनर। तो प्लेनर तो है ना? प्लेनर का मतलब sp2 होना चाहिए। ये sp2 है लेकिन ये sp2 नहीं है। इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 हो जाता है, इस कार्बन का हाइड्रोजन sp3 हो जाता है। तो दोनों कभी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर को शो नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर सेम नहीं है ना? स्ट्रक्चर डिफरेंट है ये और ये। एटम अपना पोजीशन को चेंज किया तो उसको हम लोग क्या कहते थे? आइसोमरिज्म कहते थे, है ना? तो ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन का, ये भी स्ट्रक्चर बेंजीन का था, लेकिन दोनों आपस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर को शो नहीं किया क्योंकि पाई बॉन्ड अपना पोजीशन को चेंज करता है। इसमें 3 पाई बॉन्ड था, इसमें 2 पाई बॉन्ड चल गया। क्लियर? तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होगा? आइसोमर्स की घटना को दर्शाएगा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर को शो नहीं करेगा। हम इसमें आते हैं। इस मॉलिक्यूल्स में कहा कि नंबर ऑफ sp2 नाइट्रोजन एटम कितना होगा। क्लियर? तो sp2 किसको कहते थे? जिसके पास या तो पाई बॉन्ड रहता है या तो फिर है ना एक पाई बॉन्ड रहता है या तो फिर लोअर पेयर जो रहता है डीलोकलाइज रहता है ना? तो इसमें sp2 में हम लोग देखते हैं कितना होता है। तो देख लो सबसे पहला NH2 का जो केस है, तो NH2 में ये लोअर पेयर है, इसके पास भी लोअर पेयर होगा, इसके पास भी लोअर पेयर होगा। ठीक है? और यहाँ दिखा देंगे। तो इसके साथ ये जो एटम है sp3 है। क्लियर? तो ये भी कैसा हो जाएगा? sp3 हो जाएगा, है ना? अब इस कार्बन का sp2 है तो ये भी नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा? sp2। क्लियर? और यहाँ sp2 है तो ये भी कैसा हो जाएगा? sp2 ही हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे इस कार्बन का कितना? sp2 है तो ये भी कैसा? sp2। क्लियर? तो एक s नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन sp2 आया, है ना? रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। क्लियर? सब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो नंबर ऑफ sp2 कितना है? 3 एटम आ गया। और ये नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। डीलोकलाइज्ड मतलब जो रिजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा, तो ये खुद करेगा क्योंकि ये कंजुगेट में पार्टिसिपेट किया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, उसके बाद 1-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसमें ये एक्सेप्टर का काम कर लेगा। तो 2 और 2 4, और ये भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, तब 2 4 और 2 6, है ना? और ये sp2 तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, और ये भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एडजेसेंट पोजीशन। तो 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो 6 पेयर, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर? है? तो ये को दोनों क्वेश्चन क्लियर अच्छा था, है ना? एक रिजोनेटिंग और कैनोनिकल दोनों को कंबाइन करके दिया। और ये क्वेश्चन गेट में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन, है ना? दोनों क्वेश्चन पूछा था sp2 का, डीलोकलाइज्ड था इलेक्ट्रॉन का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग 2, स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं।
मिटाते हैं, इसको लिखो थोड़ा सा 1 मिनट। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, हम लोग जब स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर की मतलब जब एक से ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं तब उसमें सबका स्टेबिलिटी सेम होता है? नहीं, डिफरेंट होता है। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्टेबिलिटी और सेम स्टेबिलिटी भी हो सकता है। वो आगे कंडीशन हम बताएंगे कब सेम होता है। जब डिफरेंट होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर में तो कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं? तो स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कहता है कि अनचार्ज, इस पर चार्ज नहीं होगा, विदाउट चार्ज कैनोनिकल स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और चार्ज का स्टेबिलिटी कम होता है। इसे सिंपल हम देखते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और H करेगा, इसके ऊपर एक्सेप्टर और ये इस तरह से खुलेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, ज्यादा नेगेटिव है तो एक्सेप्टर का काम करेगा। तो ये जब खुलेगा है ना तब O पे माइनस और C पे प्लस और यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस मिलकर करके बॉन्ड बना लेगा। क्लियर? CH और CH2 पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज, डोनेट किया, यहाँ पे माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बना लिया। तो इस मॉलिक्यूल में विदाउट चार्ज और ये चार्ज है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होगा A का ज्यादा होगा और B का कम होगा, है ना? दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर था। क्लियर? तो ये लिखा है कि जिस मॉलिक्यूल में चार्ज अनचार्ज रहता है उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, किससे? चार्ज से। क्लियर? दूसरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम वही कर सकता है। देखो इसमें 1 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड एक ही था। जिसमें पाई बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा होता है, उसका स्टेबिलिटी भी क्या होता है? ज्यादा। तो सबसे पहले चार्ज और अनचार्ज देखो, अनचार्ज जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा, यदि अनचार्ज और चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी कम हो गया। और यदि नहीं पता चला तो देख लो पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है, पाई बॉन्ड किसमें कम है। तो जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना? अब कहता है कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, जिसका कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता उसका स्टेबिलिटी भी कम होता है। जैसे इस कार्बन में, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और 1 3 ही को बॉन्ड बना रहा 6 इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ऑक्टेट स्टेबिलिटी इसका कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेन रूप से ये और ये आया, ये तीनों है ना बन गया। तो इसकी ये कोई इतना कोई खास नहीं। उसके बाद देखो क्या होता है, कहता है मोर नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और जो कम नेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तब हम स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। क्लियर? नेगेटिव चार्ज किस पे? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होता है, पॉजिटिव चार्ज किस पे? तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होता है। अब बताते हैं, कभी कभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाएगा तो कहता है अपोजिट चार्ज रहेगा या तो फिर सेम चार्ज होगा। तो अपोजिट चार्ज जितना नियरेस्ट होगा, क्लोजेस्ट होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ज्यादा होगा और ये जितना दूर होगा उसका स्टेबिलिटी उतना कम हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहला अनचार्ज चार्ज इसके हो गया तो मोर पाई बॉन्ड, उससे नीचे आएंगे तो जिससे से डाउनवर्ड आ रहे हैं स्टेबिलिटी कम पे चलेगा, है ना? क्लियर? तो ये था ऑर्डर इसका, ज्यादा कुछ एकदम सिंपल वर्ड में लिखा है। तो ये यदि क्लियर रहेगा तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं इधर, है ना, उसको बनाना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयरिंग करना कि किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किसका कम होगा। देखते हैं क्वेश्चन। तब तक इधर लिख लो, हम क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं।
सी डी ई और एफ है ना आपस में सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग कैसे कंपेयरिंग करेंगे, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे आएगा जो करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे पहला क्या था, चार्ज और अनचार्ज। बताओ इसमें कोई ऐसा है जो कि चार्ज और अनचार्ज है? हाँ, तो ए मॉलिक्यूल्स पे कोई विदाउट चार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए का हो जाएगा। क्लियर। अब अनचार्ज आएगा, चार्ज आएगा तो चार्ज इसमें दो चार्ज, क्लियर, इसमें भी दो चार्ज, इसमें भी दो चार्ज, इसमें चार चार्ज आ गया, इसमें भी चार चार्ज आ गया। तो इसका ये जी और एफ का स्टेबिलिटी कम होगा और सी और डी का है ना, बी सी और डी का स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो अब देखो सिंपल, यदि ऑप्शनल के अकॉर्डिंग चलेगा तो ए यदि है ना सबसे ज्यादा एक ही को मिलेगा तो डायरेक्ट मार सकता है। अब देखते हैं कम किसका, ये दोनों का सबसे कम होगा। तो ये दोनों में कौन कम होगा, तो हम बताए थे कि सेम चार्ज है ना, सेम चार्ज डिस्टेंस कम लेके आएगा। तो सेम चार्ज डिस्टेंस कम लेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा है ना, कम जाएगा। यहाँ लिखाए थे कि क्लोजेस्ट रहेगा अपोजिट चार्ज तब ज्यादा होगा, तो क्लोजेस्ट अपोजिट चार्ज है इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसका स्टेबिलिटी कम। तो सबसे कम ए का, सबसे ज्यादा ए का और सबसे कम एफ का होगा। चलो एफ के बाद आ गया ई आ गया है ना, सबसे कम एफ का आया है और उससे सबसे कम एफ, उससे कम, उससे ज्यादा थोड़ा सा ई आया। अब हम कंपेयरिंग ये तीनों में करते हैं। चलो देख लो, अब ये तीनों में जब करेंगे तो यहाँ पर लिखाए हैं कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, तो ये ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन कम नेगेटिव है, तो ये तो ठीक है। यहाँ भी O पे नेगेटिव ये, लेकिन यहाँ ये पॉजिटिव ऑक्सीजन पे आ गया तो गड़बड़ कुछ है, और यहाँ पे कार्बन पर ही आया है। तो ये तीनों में कौन सबसे बेटर होगा है ना, तो देखो सबसे बेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव O पे माइनस, तो O पे माइनस ठीक है ना। लेकिन यहाँ O पे क्या कर दिया है, प्लस कर दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। मतलब A की जस्ट बाद होगा तो किसका होगा, B का हो जाएगा, क्लियर। और उसके बाद फिर किसका होगा, A के बाद B, क्लियर। A B और C देखते हैं 1 2 3 4। हाँ देखो एक चीज और थोड़ा सा करते हैं कि सेम चार्ज अपोजिट चार्ज क्लोजेस्ट पे ला के रख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 और 4 एटम पे ला के रख रहा था, क्लियर। और यहाँ पे 1 2 3 चौथा पे, यहाँ 1 2 तीसरा पे आ रहा था, जिसके कारण थोड़ा सा बढ़ जाएगा किसका, क्लोजेस्ट आ जाएगा है ना, तो सी का। उसके बाद फिर मिलेगा किसका, बी का। और ये जो था इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज नहीं था है ना, एक दोनों कार्बन पर था, इसी कारण इसका डी हो जाएगा। और उसके बाद फिर कौन हो जाएगा, एफ, और तब हो जाएगा ए सी बी डी एफ और ई, क्लियर। और ई और एफ, ई का ज्यादा ई का ज्यादा था, ई का ज्यादा था और एफ का कम है ना। तो एकदम सिंपल, ध्यान से देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर का क्वेश्चन देता है। और आगे हम है ना, इसमें हम लोग ये रेजोनेटिंग और बहुत सा क्वेश्चन बनवाए थे, रेजोनेंस जब पढ़ाए थे तब। इसमें एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देते हैं। पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा किसमें था, मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो मोर नंबर इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड था। पर ए के बाद किसका, सी का, क्लियर। पाई बॉन्ड को भी देख लिए, तो सबसे ज्यादा था नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसमें देखो चार्ज था, तो चार्ज सबसे ज्यादा इसमें नहीं था विदाउट चार्ज। अब आया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो ये सब था, सब में चार्ज था, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड आ गया, तो 2 पाई बॉन्ड पर पकड़े है ना। और 2 पाई बॉन्ड के बाद फिर नेगेटिव पर ये दोनों पट्टे डर मिलाए है ना, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो ये अच्छा था। इससे कम हो जाएगा किसका, डी का। और उसके बाद क्लोजेस्ट आया तो कम जाएगा, डिस्टेंस अपोजिट चार्ज नियरेस्ट आया तो बढ़ गया, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन था,
तो आज नहीं होगा, आज नहीं बता सकते हैं, पर एक बार कॉल करते हैं। देखो एक बेंजीन रिंग लेते हैं, है ना, एक ये रखते हैं और फिर से एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। ये इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सिंपल वर्ड है कि तीनों का तीनों कैसा, बताओ। तीनों का तीनों अनचार्ज है, तो अनचार्ज जब ले आएंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, जो बताओ। स्टेबिलिटी ऑफ सबसे ज्यादा किसका? बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा है ना पाई बॉन्ड का टेंडेंसी जिसमें ज्यादा होगा, तो एकदम सिंपल टर्म सी बी और ए का टर्म लाएंगे, सी बी और ए का टर्म लाएंगे। क्लियर? रिजोनेंस एनर्जी कहो, रिजोनेंस एनर्जी लिख दो, या तो फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर को, दोनों सेम टर्म आएगा, सी बी और ए। लेकिन कहेगा कि रिजोनेंस एनर्जी इन पर रिंग कह देगा, मतलब एक रिंग में 3 बॉन्ड है और यहाँ दो रिंग में 5 बॉन्ड है, तो इसका ज्यादा किसका ज्यादा? एक रिंग में 3 गो है ना, या 3 पाई बॉन्ड है एक रिंग में, और यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है 2 रिंग में, और यहाँ 7 पाई बॉन्ड है 3 रिंग में, तो सबसे ज्यादा किसका? ए का। पर रिंग का कहेगा तो ए बी और सी का हो जाएगा। क्लियर? पर रिंग का स्टेबिलिटी ऑर्डर या तो रिजोनेंस एनर्जी पूछ देगा, तब गड़बड़ है ना। क्लियर? और एक टर्म थोड़ा सा और देते हैं, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। वीडियो को स्टॉप कर करके अपना लिख लेना क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक कहता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर जो होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजीन रिंग या इन बेंजीन रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग। देखो हम एक क्वेश्चन ये देते हैं, कंपेयरिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी यार, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये दे दिया, पाई बॉन्ड अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता, लेकिन पाई बॉन्ड अपना पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन एटम अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता, तब हम उसको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। दिखाई दे रहा है स्टेप? देखते हैं, है ना। बेंजीनॉइड रिंग कहता है किसको? तो बेंजीनॉइड रिंग कहता है कि जो बेंजीन रिंग को, ये भी बेंजीन रिंग बना है और ये भी बेंजीन रिंग बना, इसमें 2 बेंजीन रिंग बना, और इसमें एक ये बेंजीन है। अब इसको जब हम ये कंपेयर करते हैं, ये इसमें बेंजीन रिंग नहीं बना, ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें एक बेंजीन रिंग, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग, ये हो जाएगा। क्लियर? इसमें ये बेंजीन रिंग बना, ये भी बना। क्लियर? लेकिन इसमें बेंजीन रिंग ये नहीं बना, इसमें ये ठीक है, ये भी नहीं बना और ये भी नहीं बना, इसमें 2 बेंजीन रिंग बना, इसमें एक बना।
स्टेबिलिटी ऑर्डर यही हो जाएगा। क्लियर? मॉलिक्यूल्स लग रहा था कि सिमिलर है, तो सिमिलर मॉलिक्यूल रहता है लेकिन पाई और अपना पोजीशन को चेंज करता है, उसी को तो कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? मिटाते हैं इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर से, और आगे आएगा तो फिर हम बताएंगे। रेजोनेंस इफेक्ट कितना टाइप का होगा? दो टाइप का होगा। कैसे होगा जो देखते हैं। तो सबसे पहला कहता है कि रेजोनेंस मॉलिक्यूल होता है, कंजुगेशन होता है, तो वो कोई ग्रुप जो आकर के जुड़ता है तो या तो वो लोन पेयर को डोनेट कर देता है या तो फिर एक्सेप्ट कर देता है ना। तो उसी के कारण दो टाइप का होगा। एक कहता है प्लस या तो प्लस या, मतलब प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या करेगा है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है कि डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है। कहता है एनी ग्रुप टेक पार्ट इन रेजोनेंस एंड पाई इलेक्ट्रॉन आर गिवन। क्लियर? जब कहता है कि रेजोनेंस मॉलिक्यूल हो में घटना होगा, मॉलिक्यूल से रेजोनेंस की घटना, तब वो पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है वो आगे की ओर बढ़ाएगा ग्रुप है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। कौन कौन होगा तो समझते हैं। देखो, यदि NH2 रहेगा तब रेजोनेंस होगा, या तो फिर NHR होगा तो नाइट्रोजन के पास होगा, या तो फिर NRR होगा, या तो फिर OH होगा है ना, या तो फिर OR होगा। क्लियर? मतलब एस्टर अल्कोहल, एक प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्सरी एमिन, और बहुत सा घटना होगा और इसमें कर सकता है। तो देखो बताते हैं इसमें, और SH का घटना घटेगा, या PH2 का घटना होगा, या H और R का घटना होगा, SH थायोल का घटना होगा, SR थायोइथर होगा है ना। डोनर और निगेटिव चार्ज मिला तो डोनेट कर देगा, मतलब कार्बन पे माइनस चार्ज होगा तब होगा, इसको हम लोग कहते हैं कार्बनायन की घटना होगा। तो ये सब रेजोनेंस मॉलिक्यूल में यदि ग्रुप आएगा तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, लोन पे रहता है। तुम एक चीज और जान सकता है कि क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, ये सब आएगा तो लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। O पे माइनस आएगा, NH पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो डोनेट कर देगा। क्लियर? तो ये सब जो है सिंपल एकदम समझ सकता है कि जो एटम कंजुगेट होगा उस पे लोन पेयर का एक पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कम से कम, तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और डोनेट करेगा। क्लियर? इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर ग्रुप, डोनर ग्रुप। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर करके लोन पेयर को डोनेट करता है। वैसा ग्रुप जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट भाग लेकर करके पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्लस एन कहलाता है। अब माइनस एन क्या होगा, तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर करके पाई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है ना। तो आज एक्सेप्ट, तो इसमें क्या कहता है, प्लस चार्ज रहना चाहिए। तो कार्बन पे रख दो प्लस चार्ज है ना, CH2 पे प्लस चार्ज कर दो, CH3 2 पे प्लस चार्ज, या तो फिर कहता है इसके पास पॉजिटिव के साथ ही पट्टी हम लिखे थे कि NH3 कर देगा, इस पर प्लस कर देगा, तो ये नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इम्पट्टी और वाइटल जैसे होना चाहिए, BH2 इम्पट्टी और वाइटल होना चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जैसे COOH कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड CHO, एमाइड CONH2, एसिड क्लोराइड COCl, एस्टर C+OR। क्लियर? कीटोन C+O, सल्फोनिक एसिड SO3H, साइनाइड CN, ट्रिपल बॉन्ड R होगा, तो नाइट्रो NO2।
तो ये सब जो ग्रुप आएगा है ना, पाई बॉन्ड क्या करेगा, एक्सेप्टर का काम करेगा। नोमेनक्लेचर में यदि पढ़ा होगा तो यदि कहता है कैसा ग्रुप, मतलब जो फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप में आता है इसमें कार्बन से शुरू होता है पहला एटम फंक्शनल ग्रुप का, वो पाई बॉन्ड के साथ वो इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ रहता है, ओ जो भी आ रहा है Cl। तो ये सब जो आता है पाई बॉन्ड क्या बोले, पॉजिटिव रहना चाहिए या तो इम्पैटिव होना चाहिए, या तो पाई बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, पाई बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सब O या तो N या N के साथ O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पाई बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तब हम इसको कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट में डोनर का काम करेगा तो प्लस है, और रेजोनेंस में जुड़कर यदि काम करेगा किसका, एक्सेप्टर का, तब हम उसको कहेंगे माइनस, एक्सेप्टर का काम करेगा तब हम उसको कहेंगे माइनस M इफेक्ट। क्लियर। तो रेजोनेंस इफेक्ट दो तरह के, एक प्लस M और एक माइनस M। अब देखो कहता है दूसरा एक और होता है जो दोनों का काम कर सकता है, तीसरा हम लोग कहते हैं, इसे मेन रूप से दो ही पार्ट होता है, लेकिन तीसरा पार्ट जो हम लोग लिखते हैं थोड़ा सा समझ लो। तीसरा पार्ट यदि आएगा तो इसको कहेगा प्लस M या माइनस M, दोनों का काम करता है, बोथ है ना। तो इसमें ये ग्रुप आएगा CH डबल बॉन्ड CH2। तो रेजोनेंस में यदि पार्टिसिपेट करेगा तो ये इस तरह से भी खोल सकता है, डोनर का भी काम कर सकता है, या तो फिर एक्सेप्टर का भी काम कर सकता है, डोनर या फिर एक्सेप्टर। डोनेट कर देगा तब प्लस M हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा तब माइनस M का टेंडेंसी हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से सेम ग्रुप आता है कौन, फिनाइल, एक्सेप्टर का भी काम कर सकता है और डोनर का भी काम कर सकता है। तो ये है ना फिनाइल, या फिर तुम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के जगह पर तुम ट्रिपल बॉन्ड का भी टेंडेंसी ले सकता है, ये भी दोनों चीज का काम कर सकता है ना। ऐसे तो कंजुगेट आएगा तब ऐसे डिपेंड करेगा नहीं, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड का कंजुगेशन, ऐसे है डबल बॉन्ड के साथ यदि कंजुगेट रहेगा, ऐसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और C ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा, और CH ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें ऐसे खोल दो चाहे ऐसे खोलो, दोनों काम करेगा, लेकिन इसमें जब भी आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरह से ये खुलेगा। क्लियर। तो ये भी दोनों तरह के काम कर सकता है। तो ये कहता है तुम लोग पे, हम लोग पे डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में खोले, किस डायरेक्शन में खोले। इसको हम लोग कहते हैं है ना कि डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। यहाँ पर लिख सकता है कि डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, मतलब ये दोनों चीज का काम कर सकता है, प्लस का भी और माइनस का भी। क्लियर है ना। तो ये डिपेंड करेगा हम लोग पे कि किस डायरेक्शन में इसको खोलेंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट जनरली दो टाइप का, एक प्लस M और एक माइनस M इफेक्ट होता है, और इसमें होता है दोनों काम किया कोई प्लस M होगा या तो फिर माइनस M होगा, वो हम लोग पे डिपेंड करेगा। तो रेजोनेंस में बस ये समझिए जरूरी है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर कर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है या कि फिर एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग का क्लास होगा क्या चीज, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये रेजोनेंस में देगा कैसा, तो तुमको पता हो गया कि प्लस M होगा या तो माइनस आएगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो आप फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट का काम करेंगे। ठीक है, यहीं तक रुकते हैं।